नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय। मैं सत्यम ठाकुर स्वागत करता हूं आप लोगों को दरोगा अड्डा पे। और विज्ञान मंथन का सेशन को लेकर हम आए हैं। पिछले क्लास में हमने 70 प्रश्न पर, जो विज्ञान मंथन 24 था, उसमें हमने 70 प्रश्न तक काम किया था। आप लोगों को हमने बताया था, क्वेश्चन पढ़ाए थे। लेकिन अब 70 से ज़्यादा, क्योंकि सेशन बड़ा था, क्वेश्चन इसमें ज़्यादा है, 150 के आसपास क्वेश्चन है, तो हमने इसको 2 पार्ट में बांट दिया है। ये लाइट चैप्टर है, तो इससे हम आपको शुरू कर रहे हैं और बिना देरी किए हुए प्रारंभ करते हैं। 70वां प्रश्न तो हो गया था। 70वां प्रश्न था पिछले क्लास में कि आकाश नीला दिखाई देता है, तो वह दिखाई देता है प्रकीर्णन के कारण। चलिए 71वां प्रश्न पे चलते हैं कि अस्त होते समय सूर्य, जब सूर्य का अस्त होता है तो वह लाल दिखाई देता है, तो किसके कारण? तो प्रकीर्णन के कारण। हो गया। चलिए 72 नंबर प्रश्न को देखेंगे। कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आकाश के नीला दिखने के कारण प्रकाश का प्रकीर्णन है। दूसरा है इंद्रधनुष के 7 रंगों के कारण प्रकाश का प्रकीर्णन है। और सूर्योदय के समय सूर्य लाल दिखाई देने के कारण प्रकीर्णन है। इसमें जो है आपका सही हो जाएगा 1 और 3। ठीक है, मैंने आकाश के नीला दिखने के कारण भी सूर्य प्रकाश का प्रकीर्णन है, और सूर्योदय के समय सूर्य लाल दिखने के कारण भी यही है। लेकिन इंद्रधनुष का वो नहीं होगा, वो अपवर्तन के कारण होता है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न है 73 नंबर। कहता है कि सूर्यास्त तथा सूर्योदय के समय सूर्य के लाल रंग का प्रतीत होने का कारण, वो लाल होता है प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण। ठीक है। चलिए 74वां प्रश्न है कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीला दिखाई देता है, तो आपको पता ही है। चलिए अगला प्रश्न है 75 नंबर प्रश्न है कि जब अधिक ऊंचाई पर वायुयान से आकाश को देखा जाता है तो वह कैसा दिखता है? तो वह काला दिखता है। ठीक है। 76 नंबर प्रश्न है कि समुद्र नीला प्रतीत होता है, तो समुद्र नीला प्रतीत होता है, इसका कारण क्या है? तो आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ठीक है। चलिए 77वां प्रश्न है कि हमें हरी घास का रंग हरा दिखाई देता है, क्योंकि? वह इसलिए दिखाई देता है कि यह हरे रंग के प्रकाश को हमारी आँख पर परावर्तित करती है, इसी के लिए हरा रंग के प्रकाश को हमारी आँखों पर परावर्तित करती है, इसी के लिए। 78 नंबर प्रश्न है कि प्रसारी विश्व की संकल्पना आधारित है किस पर? डॉपलर प्रभाव पर। प्रसारी विश्व की संकल्पना किस पर आधारित है? तो वह डॉपलर प्रभाव पर आधारित है। 78 नंबर प्रश्न था। चलिए 79 नंबर में आते हैं कि मान लीजिए पृथ्वी से पश्चगामी हो रहे एक रॉकेट यान की चाल प्रकाश के वेग की 2/10 है। रॉकेट यान में स्थित यात्रियों को जो प्रकाश नीला दिखाई दे रहा है, वह पृथ्वी पर स्थित प्रेक्षकों को किस तरह का दिखाई देगा? तो वह पीला दिखाई देगा। तो याद रखेंगे। चलिए इसका कुछ फार्मूला है, कुछ इसका कैलकुलेशन है। देखिए 80 नंबर प्रश्न है कि कार के पीछे यातायात के दृश्यालोकन के लिए किस प्रकार का शीशा लगा रहता है? तो सबको पता है उत्तल दर्पण रहता है। 81 नंबर प्रश्न को देखेंगे कि कार के पीछे आने वाला यातायात को देखने के लिए, तो यह भी उत्तले दर्पण है। क्वेश्चन वही चीज़ है। अब फिर देखिए वाहनों के पृष्ठ दृष्टि दर्पण के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल ही है। देखिए दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ठीक है। 84 नंबर है धूप से बचने के लिए छाते में रंग नियोजन निम्न में से कौन सा उचित है? तो ऊपर वाला काला, नीचे वाला उजला। छत्ता में यह इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है। चलिए अब 85 नंबर है कि खगोलीय दूरदर्शी से बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो काल्पनिक और बड़ा होता है। खगोलीय जो दूरदर्शी होता है, खगोलीय दूरदर्शी, उससे बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो काल्पनिक और बड़ा होता है। 86 नंबर देखिए, जब दो समांतर समतल दर्पण के बीच कोई वस्तु रख दिया जाता है तो प्रतिबिंब कितना बनेगा? तो अनंत बनेगा। बहुत बार क्वेश्चन पढ़े होइएगा आप लोग, ये सब पूछा गया प्रश्न है। देखिए 87 नंबर प्रश्न है कि प्रकाश के एक बिंदु स्रोत को 2 समानांतर समतल दर्पणों के बीच रखने पर प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो अनंत बनेगा। देखिए यूपी पीसीएस 2015 का क्वेश्चन है, तो इसको आप छोटा ना समझें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए 88 नंबर प्रश्न है जब किसी दर्पण को थीटा कोण से घूर्णित किया जाए तो परावर्तित किरण का घूर्णन क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा 2D हो जाए 2 थीटा हो जाएगा। जब किसी दर्पण को एक थीटा कोण से घूर्णित किया जाता है तो परावर्तित किरण जो है उसका 2 गुना हो जाएगा। ठीक है। चलिए अब देखिए 89वां प्रश्न कि यातायात संकेत पर जड़ी हुई कांच की छोटी छोटी मणिकाएं उन पर प्रकाश पड़ने पर तेजी से चमकती है।
ये हो गया समझ। पहले फिर से सुन लीजिए कथन क्या कहता है कि यातायात संकेत पर जरी हुई कांच की छोटी छोटी मणिका उन पर प्रकाश पड़ने पर तेजी से चमकने लगता है। आप रोड पर भी देखते होइएगा, उस पर गाड़ी का लाइट पड़ता है तो काफ़ी चमकता है। अब कारण देखिए क्या है, प्रकाश पूर्णतः परावर्तित होता है जब आपतन कोण एक निश्चित क्रांतिक मान से अधिक हो जाए एवं अपेक्षाकृत सघन माध्यम से गुजरता हुआ प्रकाश एक अपेक्षाकृत विरल माध्यम से परावर्तित होता है। देखिए इसका क्या इसका आंसर है वो हम देखेंगे। तो कहता है कि ए और आर दोनों सही है, आर सही स्पष्टीकरण है, तो बिल्कुल सही बात है। इसको फिर से आप देख लेंगे क्या है। चलिए एक बार फिर से हम समझा ही देते हैं। 89 कहता है कि यातायात जब गाड़ी से चलते हैं रोड पर तो किसी पर अगर बॉल पड़ता है, रोशनी पड़ता है गाड़ी का, बड़ा चमकता है। चाहे रोड पर छोटा छोटा वो दिया हुआ रहता है, छोटा छोटा 4-4 उंगली का, क्या बोलते हैं उसको, हमको ध्यान नहीं आ रहा है। चाहे बोर्ड पर भी बहुत सारा चीज़ लिखा हुआ होता है, तो उसको अगर हम देखते हैं या फिर कोई संकेत दिया रहता है खतरा का कोई भी चीज़, तो बड़ा चमकता है लाइट पड़ने पर। तो उसका कारण क्या है सुन लीजिए कि प्रकाश पूर्णतः परावर्तित होता है जब आपतन कोण एक निश्चित क्रांतिक मान से अधिक हो जाता है एवं अपेक्षाकृत सघन माध्यम से गुजरता हुआ प्रकाश एक अपेक्षाकृत विरल माध्यम में परावर्तित होता है। चलिए 90 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने का क्या तरीका है। देखिए रंग अलग कैसे होगा कि प्रिज्म से अगर हम गुजारेंगे तो वो अलग अलग हो जाएगा। एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है, इसको याद रखेंगे, 2005 में पूछा गया है। चलिए 91 नंबर प्रश्न, इंद्रधनुष के रंगों का सही क्रम क्या है। तो नी ह पी माने नीला हरा पीला, बैजा नीह पिनाला होता है, ठीक है, बैजा नीह पिनाला होता है, तो इसको याद रखेंगे। तो नीला हरा और पीला है, हमेशा याद रखेंगे, आपको इसको ये हमेशा याद रखना है। चलिए 92 नंबर देखिए, जब धूप वर्षा की बूंद पर गिरती है, जब धूप जो है वर्षा की छोटी छोटी फवारा बूंद पर गिरती है तो इंद्रधनुष बनता है। इसके लिए निम्न में कौन सा परिघटना जिम्मेवार है। तो याद रखेंगे परिक्षेपण, अपवर्तन और पूर्णांतरिक परावर्तन, आंतरिक परावर्तन, तीनों का तीनों जो है जिम्मेदार है। अब ऐसे भी आप अगर मान लीजिए कि धूप नहीं है, आप नहा रहे हैं किसी ठंडे जगह पर जहाँ पे थोड़ा सा धूप आ रहा है, वहाँ मुंह से अगर आप मुंह में पानी भर लीजिए, एक कुल्ला पानी भर लीजिए, एकदम छोटा छोटा कण में फुफुआइए, कस के फुफुआइएगा, बस छोटा छोटा पानी का टुकड़ा निकलेगा, उस पर भी इंद्रधनुष बन जाता है। ये हम करके देख चुके हैं, आप भी करके देखिएगा आज, ठीक है। तो आप बनता है, तो उसका कारण क्या है कि परिक्षेपण होता है, अपवर्तन और पूर्णांतरिक परावर्तन के कारण, ठीक है। 93 नंबर है कि अधोलिखित में से कौन सा रंग इंद्रधनुष के मध्य में दिखाई देता है। तो वह हो जाएगा आपका हरा, बीच में हरा रहता है, इसको याद रखेंगे, ठीक है। चलिए 94 है कि इंद्रधनुष के दोनों सीमांत वर्णपट होते हैं। इंद्रधनुष के दोनों सीमांत वर्णपट कौन होता है। तो बैगनी और लाल, माने कि सीमांत वर्णपट मैंने समझ रहे हैं कि सबसे ऊपर बैगनी है, सबसे नीचा लाल, तो बैजानी पिनाला रहता है। तो दोनों किनारे में सीमे पर न रहता है, बॉर्डर पर, तो वही बात कह रहा है। चलिए 15वां प्रश्न का 95 नंबर क्या कहता है कि दोपहर के 12 बजे किस दिशा में इंद्रधनुष दिखाई देगा। तो देखिए दोपहर के 12 जब बजेगा तो यह दिखबे नहीं करेगा, क्योंकि एकदम बीचे बीच रहता है, किसी दिशा में रहता ही नहीं है, तो कहाँ से दिखेगा, ठीक है। अब चलिए पढ़ लेते हैं क्या होता है कि दोपहर के 12 बजे सूर्य सीधे माथा के ऊपर पड़ता है, प्रकाश का अपवर्तन वर्षा के बूंद में नहीं हो पाता है, इसीलिए। चलिए समझ गए बात को। 96 नंबर कहता है कि एक छड़ी को जल में तिरछी स्थिति में डुबाया जाता है, तो बगल से देखा जाता है तो छड़ी छोटी और जल की सतह पर झुकी प्रतीत होती है। चलिए तो इसका कारण जान लें कि छड़ी से आने वाला प्रकाश कण अणुओं से प्रकीर्णित होकर छड़ी के छोटे एवं झुकी हुई होने के एक आभास देता है। तो बिल्कुल हमको लगता है कि सही है, लेकिन यह इसका आंसर जो है केवल स्टेटमेंट सही है और इसका कारण गलत है। लग ही रहा था। देखिए कहता है क्या, कोई किसी भी अगर कोई भी लकड़ी लेने लीजिए, छोलनी, बेलना, करछुल, कोई भी चीज़ ले लीजिए, आप पानी में रख दीजिए, देखिए कि हुआ आपको मुड़ा हुआ प्रतीत होता है। उसका कारण दूसरा है। कारण क्या है सो हम बताते हैं। देखिए तो कारण है कि छड़ी को जल में तिरछी स्थिति में डुबाने पर छड़ी छोटी तथा जल की सतह पर झुकी हुई प्रतीत होती है। इसका कारण है कि प्रकाश का अपवर्तन है। जब छड़ी के डूबे हिस्से से चलने वाला किरणें जल की सतह पर पहुंचती है तो वे सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाने के कारण अविलंब से दूर हटने लगता है, इसलिए हमारे आँख में प्रवेश करती, तो इसे दिखता है, ठीक है।
97 नंबर देखिए क्या कहता है, यदि कोई व्यक्ति पानी से भरी बाल्टी में एगो सिक्का को देखता है तो सिक्का वास्तविक स्थल से निकट तनका ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, ठीक है। दूसरा कहता है कि यदि जल के अंदर कोई व्यक्ति जल तल से ऊपर एक सिक्के को देखता है तो सिक्का अपने वास्तविक तल से अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर लगता है। तो क्या है इसका, तो थोड़ा सा देख लें। कहता है कि कौन सा सही है, तो ये दोनों बात सही है, दोनों सही है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। चलिए 98 नंबर की हम बात करें अब, जल में बुलबुला तो अवतल लेंस की तरह कार्य करता है, आपको पता ही है अवतल लेंस की तरह कार्य करता है। 99 जल के अंदर वायु का बुलबुला, आपको पता ही है अवतल लेंस को हम अपसारी लेंस कहते हैं। 100 नंबर प्रश्न है, किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए। किसी व्यक्ति की, तो व्यक्ति की ऊंचाई की आधा होनी चाहिए, इस चीज़ को हम याद रखेंगे, व्यक्ति की ऊंचाई की आधा होनी चाहिए। चलिए, एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है, तो समतल दर्पण का वक्रता त्रिज्या अनंत होता है, उसका कोई अंत नहीं है। चलिए अब आते हैं हम, कहता है कि 1.5 मीटर लंबे व्यक्ति को अपना खरा प्रतिबिंब देखने के लिए आवश्यक दर्पण की न्यूनतम लंबाई कितना होना चाहिए, तो 0.75 मीटर, माने आधा होना चाहिए ना, वही बताया ना कि आधा होना चाहिए अपना प्रतिबिंब देखने के लिए किसी आवश्यक दर्पण में, तो वो आपका हो जाएगा यही 0.75 मीटर, आधा होना चाहिए। दूरदृष्टि दोष दूर करने के लिए तो हम बताए थे आपको उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, दूरदृष्टि निकट के लिए अवतल लेंस का उपयोग होगा। दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति के संबंध में क्या कथन कौन सही नहीं है, एक बार जानिए, जिसको जो दोष है ना वही चीज़ दिखाई देता है। अगर निकट दृष्टि दोष है तो निकट वाला दिखाई देगा, दूर वाला दिखाई नहीं देगा। ये ससुरा अलगे है, इसका फॉर्मूले अलग है, समझे में नहीं आता कि नाम से प्रति, मान लो कि दूर दृष्टि दोष है तो नाम से प्रति दूर वाला नहीं दिखेगा, लेकिन वह दिखता है। देखते हैं इसके बारे में क्या कहता है। कहता है कि व्यक्ति दूर के पिंडों को स्पष्ट देख सकता है, हाँ बिल्कुल सही है। लेंस का न्यायभार अधिक होता है। सी कहता है कि निकट से पिंडों का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे फोकस होता है। इस दोष को ठीक करने के लिए हम अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, जो कि लगभग हमको लग रहा है कि कथी कर रहा है, कौन सही नहीं है। तो देखिए यह डी सही नहीं है, क्या है कि उत्तल लेंस का ना प्रयोग करते हैं दूरदृष्टि के लिए, अभी ऊपर पढ़े हैं ना, उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, यहाँ अवतल लेंस बता रहा है, बाकी सब कुछ ठीक है। 105 अब क्या कहता है 105 नंबर के, निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग करेंगे, तो नतोदर, कॉनकेव या क्या, आप कमेंट करके बताइए, इसको उत्तल कहेंगे कि अवतल कहेंगे, ठीक है। चलिए अब चलते हैं 106 नंबर के, दृष्टि दोष को ठीक किया जाता है किसके द्वारा, अवतल लेंस के द्वारा। निकट दृष्टि दोष को अभी तो आपको पता भी चल गया, आप कमेंट कर सकते हैं। निकट दृष्टि दोष अवतल, दूर दृष्टि दोष उत्तल। चलिए 107 नंबर, मायोपिया जिसको निकट दृष्टि दोष कहते हैं, किसके द्वारा ठीक होता है, अवतल लेंस के द्वारा। मायोपिया को हम अवतल लेंस के द्वारा ठीक करते हैं, इसको याद रखेंगे हमेशा। निकट दृष्टि दोष फिर वही बात आ गया अवतल लेंस के लिए। चलिए 109 प्रश्न कि जब एक व्यक्ति तीव्र प्रकाश क्षेत्र में अंधेरे कमरे में प्रवेश करता है तो उसे कुछ समय के लिए स्पष्ट दिखाई नहीं देता है, बाद में धीरे धीरे उसको धीरे धीरे चीज़ें दिखाई देने लगती है। अंदर जाता है तब भगचुंडरा आ जाता है अचानक, जब अंदर जाता है तो फिर धीरे धीरे दिखाई देता है। किसके लिए होता है, तो ये जानेंगे हम। ये देखिए इसका क्या है, इसका कारण पहले समझ लिए कि आँखों में स्थित कोन फोटोरिसेप्टर तीव्र प्रकाश की स्थिति में कार्य करने के लिए अधिक अनुकूल होते हैं, जबकि रॉड रिसेप्टर अंधेरे में कार्य करने के लिए अधिक अनुकूल होते हैं। तो तीव्र प्रकाश में रोडोप्सिन यानी कि रॉड रिसेप्टर समाप्त हो जाते हैं या क्षीण होकर निष्क्रिय हो जाते हैं, जबकि अंधेरा में रोडोप्सिन के पुनः विचरण या पुनः संश्लेषण हो जाने के कारण अंधेरे में रखी वस्तु दिखाई देने लगती है। तीव्र प्रकाश के क्षेत्र में से अंधेरे कमरे में प्रवेश करने पर पुतली के आकार में परिवर्तन होता है, जिससे आँख के अंधेरे के प्रति अनुकूल होने में समय लगता है। तो इसको याद रखेंगे तो तीनों जो है आपका सही होगा। पुतली के आकार में परिवर्तन, लेंस के बैक फोकस दूरी के परिवर्तन हो जाता है, और रेडोप्सिन का विरंजन का पुनः विचरण हो जाता है। तो 109 देख लिए। 110 देखिए, पढ़ने में काम आने वाले ग्लासेस किस प्रकार का लेंस होता है, तो उत्तल होता है, ठीक है। आँख में संकेंद्रण होता है,
आँख में संकेंद्रण होता है लेंस की उत्तलता में परिवर्तन द्वारा। आँख में जो संकेंद्रण होता है वो लेंस की उत्तलता में परिवर्तन के द्वारा होता है। चलिए 112 नंबर प्रश्न है, कौन सही नहीं है इसको देखना है, तो थोड़ा सा छोटा करते हैं। देखिए कहता है मृग तृष्णा एक प्रकाशिक भ्रम है जो प्रकाश के पूर्णाधिक परावर्तन से उत्पन्न होता है। बिल्कुल सही है। शॉर्ट लाइट में अवतल लेंस का प्रयुक्त होता है, ये भी सही है। गर्मी के सामान्यतः सफ़ेद या हल्के रंग वाले कपड़े गाढ़े रंग के मगर तुलना वरीय माने जाते हैं। गर्मी में सामान्यतः सफ़ेद या हल्के रंग वाले कपड़े गाढ़े रंग के कपड़ों की तुलना में वरीय माने जाते हैं, ये भी सही है। अब क्या कहता है कि एक छोटे छिद्र वाला उत्तल दर्पण डॉक्टर द्वारा रोगियों के नाक कान गलती दे रहा है, अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। ठीक है, ये गलती दे रहा है तो यही गलत हो जाएगा। देखिए 113 नंबर की खोज बत्ती में दर्पण जो प्रयुक्त होता है तो नतोदर दर्पण कहते हैं। खोज बत्ती में सर्च लाइट में अगर हम प्रयोग करें तो वो हो जाएगा नतोदर दर्पण। ये तो सब जानता है। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितना होता है? 25 सेंटीमीटर होता है। 115 समान आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी तो सीधा 25 सेंटीमीटर हो जाएगा, पता ही है। देखिए मानव की स्वास्थ्य आँखों के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी तो 25 सेंटीमीटर। 117 है आँख के लेंस का फोकल दूरी किसके कार्य से परिवर्तित होता है? तो वह होता है सिलियरी मांसपेशियाँ। आँख के लेंस का फोकस दूरी किसके कार्य से परिवर्तित होता है? आँख के लेंस की फोकस दूरी किसके कार्य से परिवर्तित होता है? तो हो जाएगा सिलियरी मांसपेशियाँ। लेंस की शक्ति का मात्रक डायोप्टर होता है। चलिए 119 नंबर है, यदि किसी ऐनक के लेंस की पावर +2 डायोप्टर हो तो इसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगा? तो 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन है, समझ लीजिए। देखिए हम क्या जानते हैं, P = 1/f हम लोग पढ़े हैं, 10th में भी पढ़े हैं, IS में भी पढ़े हैं। तो देखिए 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होगा तो F बराबर, अगर P = 1/f है ऊपर में देखिए तो F = 1/p हो जाए 1/p हो जाएगा। ठीक है, तो 1 मीटर का कितना है? 100 सेंटीमीटर दिया है तो 100 सेंटीमीटर P, तो P का फोकस यहाँ दिया नहीं है, 2 डायोप्टर लेंस की पावर दिया 2 डायोप्टर, तो काटेंगे तो 50 नहीं आएगा। देखिए 120 नंबर प्रश्न है कि धूप चश्मे में पावर कितना होता है? तो 0 डायोप्टर। धूप चश्मा जो होता है उसमें पावर कितना होता है? तो 0 डायोप्टर। 121 नंबर प्रश्न है, कैमरे का द्वारक और कपाट गति का निम्नलिखित में कौन सा संयोग अधिकतम उद्भाषण देगा? तो F22 1/60 1/60 F22 1/60। देख लीजिए फिर से, बड़े को याद करने लायक क्वेश्चन है। कैमरे का द्वारक और कपाट गति का निम्नलिखित में से कौन सा संयोग अधिकतम उद्भाषण होने देगा? तो वो हो जाएगा F22 1/60। 22वां प्रश्न है 122वां कि आँख के रेटिना की परंपरागत कैमरा के निम्नलिखित में किस भाग से तुलना की जा सकती है? तो वो हो जाएगा फिल्म। आँख की जो रेटिना की परंपरागत कैमरा जो है उसको किससे हम तुलना कर सकते हैं? तो फिल्म से। ठीक है, चलिए अब कहता है कि 123वां प्रश्न, मनुष्य की आँख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब जिस भाग पर बनता है वह होता है दृष्टिपटल। उत्तराखंड लॉर्ड सब में पूछा गया है प्री में 2010 में। कहता है कि मनुष्य की आँख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब जिस भाग पर बनता है वह दृष्टिपटल कहलाता है, इसको याद रखेंगे। 124 कहता है कि मनुष्य की आँख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो दृष्टिपटल में बनेगा। आँख में मनुष्य का जो आँख है उसमें वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो दृष्टिपटल में। 125 देखिए, किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आँख में कहाँ बनता है? तो फिर वही बात आ गई, रेटिना। किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आँख में, देख लीजिए 125, अगर वस्तु का प्रतिबिंब कह रहा है तो मनुष्य की आँख में रेटिना पर बनेगा, लेकिन मनुष्य की आँख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब एक ही चीज़ है क्या? मनुष्य की आँख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब अगर बनता है तो वह दृष्टिपटल रेटिना हो गया। अच्छा, किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आँख में कहाँ बनता है? तो वो भी रेटिना। याद रखिए, दृष्टिपटल को ही रेटिना कहा जाता है। क्लियर? मनुष्य की आँख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब तो वही रेटिना पर बनेगा, जिसको दृष्टिपटल भी कहते हैं। कन्फ्यूज आ गए थे हम भी थोड़ा देर के लिए। किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिसे वह परावर्तित करता है। देखिए, किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिसे वह परावर्तित करता है। किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिसे वह परावर्तित करता है। 128 देख लीजिए,
एक रंगीन टेलीविज़न में 3 आधारभूत रंगों के मिश्रण से रंग बनते हैं, ये हैं क्या? लाल, हरा तथा नीला। हाँ बिल्कुल, इसको मूल रंग भी कहा जाता है, याद रखेंगे। लाल, हरा और नीला को मूल रंग भी कहते हैं, बहुत बार क्वेश्चन में आ चुका है। टीवी में भी यही तीनों कलर का यूज करके जो है जो कलरफुल टीवी होता है, कलर टीवी, उसको वो किया जाता है, बनाया जाता है। 129 है, वे कौन से मूल वर्ग हैं जिसमें टीवी के पर्दे विभिन्न रंग थे? लाल, हरा, नीला, ये नंबर सही है। 130 है, जब लाल, नीले, हरे प्रकाश का पुंजे का स्थान पर पड़ता है तब प्रकाश का रंग कैसा हो जाता है? सफ़ेद। देखिए कहता है कि जब लाल, हरा, नीला प्रकाश का पुंज एक ही स्थान पर पड़ेगा तब प्रकाश का रंग सफ़ेद हो जाता है। 131वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है? अच्छा, प्राथमिक रंग नहीं है तो काला नहीं है, काला प्राथमिक रंग नहीं है, ठीक है। 3 रंग मूल रंग तो लाल, हरा, नीला आपको पता ही है, लाल, हरा, नीला, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। सूर्य के प्रकाश में रंगों की संख्या 7 को होता है। 134 प्रश्न है, रंग में से विषम रंग को चिन्हिए। हमको लगता है कि भूरा ही होगा जो विषम है, तो भूरा विषम हो जाएगा। क्या है कि देखिए विभ्योर में भूरा नहीं पाया जाता तो विषम होबे करेगा। आते हैं अब हम लोग 135वां प्रश्न पर। घटना कुछ दिया गया है, वो घटना पर हम प्रकाश डालेंगे, क्या है? तो गोधूली से सूर्य का अमाप, उषा काल में सूर्य का रंग, उषा काल में चंद्रमा का दिखना, आकाश में तारों का टिमटिमाना, आकाश में ध्रुव तारे का दिखना, कौन दृष्टि भ्रम है इसमें? देखिए तो दृष्टि भ्रम की बात करें अगर हम, देखिए गोधूली से सूर्य का अमाप, ये बिल्कुल ये जो आपका है क्या कहता है कि दृष्टि भ्रम है, तो ये सही है, ठीक है। तो हमारा ये बिल्कुल भी सही है कि दृष्टि भ्रम, गोधूली से सूर्य का अमाप दृष्टि भ्रम है। उसके बाद उषा काल में सूर्य का रंग, ये भी दृष्टि भ्रम है, और आकाश में तारों का टिमटिमाना, ये भी दृष्टि भ्रम है। तो याद रखें, गोधूली से सूर्य का आमाप, उषा काल में सूर्य का रंग और आकाश में तारों का टिमटिमाना, ये सब के सब वही है। तो हमने देखा कि 140 क्वेश्चन, 35 क्वेश्चन को हमने देखा कि किस प्रकार आपके लिए इफेक्टिव साबित होगा, और हम उम्मीद करते हैं कि आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। इसको करते रहिए। देखिए इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा आपका, जब परीक्षा आएगा ना उस समय जब एग्ज़ाम हॉल में बैठिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ क्या है या क्या नहीं है। सीधे सीधे क्वेश्चन आपका इसी साइंस सेशन से रहेगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर दें। धन्यवाद। वीडियो को पूरा देखिए, मॉडर्न हिस्ट्री का भी सेशन चल रहा है और चूकना नहीं है इस बार किसी भी स्थिति में। यह समझ लीजिए कि आपका यह अंतिम प्रयास है और अंतिम समय है और अंतिम जीवन है आपका। धन्यवाद।